तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका हिंदी का सब्जेक्ट है, इसका जो आपका फर्स्ट वाला बुक है अंतरा भाग 2 करके, तो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है ना 16 मार्च, जी हाँ बच्चों, 16 मार्च 2026 को। जो आपका हिंदी का बोर्ड का पेपर होगा सीबीएसई का, तो उसके लिए ये क्वेश्चंस आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि यही क्वेश्चंस अगर आप पिछले 10 साल का पेपर उठा करके देख लीजिए, बार-बार रिपीट होकर के आए हुए हैं, ठीक है? और एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूँ। अगर आप इन क्वेश्चंस को करके चले गए, तो आपकी बल्ले-बल्ले है जी, क्योंकि इसी में से पेपर आएगा, इससे बाहर तो क्या ही आ जाएगा, है ना? आज का आपको रिसेंट का एग्जांपल देता हूँ। आज होम साइंस का पेपर हुआ है। जिन बच्चों के पास होम साइंस होगा, वो ज़्यादा रिलेट कर पाएँगे इस चीज़ से कि जो हमने करवाया था 80% या उससे ज़्यादा कह लीजिए क्वेश्चंस वही आए थे जो सेम टू सेम हमने सैंपल पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में करवाया था। ठीक है? इसीलिए बोलता हूँ जो करवा रहा हूँ इसको करके चले जाइए। इसी में से पेपर आपका आएगा। मुझे पता है हिंदी में कई सारे बच्चों की तैयारी नहीं हो रखी होती है। तो अगर आपकी तैयारी अभी ज़्यादा नहीं हो रखी है तो आपके लिए तो ब्रह्मास्त्र टाइप का ये वीडियो होने वाला है, ठीक है? और एक सिंगल वीडियो के अंदर पूरा अंतरा खत्म करवा दूँगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं। और बहुत मेहनत लगा है बच्चों इस तरह की वीडियो बनाने में, करीबन 6 घंटे लग गया मुझे। आप में से बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे सर वीडियो लाइए, वीडियो लाइए। तो 6 घंटे के आसपास मुझे लग गया ये वीडियो बनाने में। तो वीडियो को कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। यहाँ पर मैं लाइक का टारगेट रखता हूँ 1000 लाइक्स का। मुझे पक्का भरोसा है आप सभी करवा देंगे, तो ठोको लाइक। बाकी कोई भी आपका डाउट रहता है जो डायरेक्टली आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जय झा 07 करके। अपने डाउट्स को आप डायरेक्टली मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक-एक करके क्वेश्चंस को समझते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से है कि जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ के लिए कोई दूसरा शीर्षक लिखे तथा इसे चुनने के लिए अपने तर्क दे। ठीक है, जहाँ कोई वापसी नहीं, ये जो आपका पाठ है इसके लिए कोई दूसरा टाइटल आपको बताना है और आपने ये दूसरा टाइटल क्यों चुना इसके लिए आपको तर्क देना है। तो देखिए, जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ यात्रा वृत्तांत शैली में रचित है, जहाँ अमझर गांव के पर्यावरण विनाश का वर्णन किया गया है। ठीक है, यात्रा वृत्तांत शैली मतलब कि जैसे मान लीजिए आप कहीं घूमने जाते हैं, वहाँ के बारे में बताते हैं इस तरह से, है ना? तो समथिंग वैसा समझ लीजिए। यहाँ पर यात्रा वृत्तांत शैली में लिखा गया है ये आपका पाठ, जहाँ कोई वापसी नहीं, और इसके अंदर अमझर गांव जो है यहाँ के पर्यावरण विनाश को बताया गया है, वर्णन किया गया है। छात्र छात्राएं जहाँ कोई वापसी नहीं, ये जो शीर्षक है इसके स्थान पर कोई अन्य शीर्षक जैसे कि क्या वे दिन लौट आएंगे, पुरानी वापसी इत्यादि का चयन कर सकते हैं। तर्क सहित आपको उपयुक्त शीर्षक देने पर अंक प्रदान करे जाएंगे। ठीक है, तो फैक्ट के साथ आपको यहाँ पर ये शीर्षक लिखना है, टाइटल लिखना है, उसके बाद आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये थॉट बेस पे रहता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मार्क्स आपको मिल जाएंगे, बस आपको लिख करके आना है। बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं क्वेश्चंस को, तो आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है बच्चों। ओके, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने हिंदी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और जो आपका पॉलिटिकल साइंस का बोर्ड एग्जाम होने वाला है, हिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम होने वाला है, इन तीनों सब्जेक्ट की बोर्ड एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और उन बच्चों की कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं जो लास्ट टाइम पे भी तैयारी करके, जैसे अभी हिंदी का एग्जाम आपका 16 मार्च को है और जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आज है आपका 14 मार्च। ठीक है, तो हमारे पास कितना दिन है? आज का आपका थोड़ा-सा दिन बचा हुआ है और कल का पूरा दिन बचा हुआ है। तो अगर कोई बच्चा अभी भी हिंदी का सैंपल पेपर लेता है ना और इसमें टोटल 15 सैंपल पेपर्स है, अभी से भी सॉल्व करने बैठता है, तो ये मोटा-मोटा मान करके चलिए कि 10 से 12 सैंपल पेपर तो बच्चा सॉल्व कर लेगा। ऑलरेडी सॉल्व्ड है, यानी वो पूरी तरह से समझ जाएगा इन सभी क्वेश्चंस को जो इस सैंपल पेपर के अंदर हमने दिया है। एक टॉपर बन के निकल जाएगा वो। ईज़िली एक टॉपर बन सकता है, बहुत ही आसान तरीके से। क्योंकि पूरा जो इस साल के बोर्ड एग्जाम का सिलेबस है उसका निचोड़ है इसमें। जैसे गन्ना होता है ना, गन्ने को गन्ने की मशीन में डालते हैं और उसका रस निकालते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर पूरे सिलेबस का रस निकाल दिया है बच्चों। और यही वो क्वेश्चन है जो इन सैंपल पेपर में आपको मिलेगा, जो हर साल पूछा जाता है। इससे बाहर तो क्या ही आ जाएगा, है ना? ये वाला हमारे दिमाग में थॉट चलता रहता है कि यार इससे बाहर क्या पूछ लेगा। ठीक है बच्चों, हर तरह के क्वेश्चन, चाहे सप्रसंग व्याख्या हो, ठीक है, पैसेज वाले क्वेश्चंस हो, अंतरा प्लस में अंतराल के क्वेश्चंस हो, ठीक है, सारे तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे हिंदी में। पॉलिटिकल का तो मैं खुद टॉपर रह चुका हूँ और हिस्ट्री की तो क्या ही बात करें। ठीक है,
तो ले सकते हैं आप इन सैंपल पेपर्स को स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके, और 50% का डिस्काउंट भी अभी आपको देखने को मिलेगा सैंपल पेपर्स के ऊपर। वैसे तो एक सब्जेक्ट के सैंपल पेपर का जो ओरिजिनल प्राइस है वो 299 रुपये है, लेकिन अभी अगर आप लेंगे तो 50% डिस्काउंट ऑफर के तहत केवल और केवल 149 रुपीज़ में आपको ये सैंपल पेपर्स देखने को मिल जाएंगे बच्चों। और तीनों सब्जेक्ट का अगर आप कॉम्बो बाय करते हैं, यानी ये तीनों सब्जेक्ट का एक साथ ले लेते हैं, तो आपको डबल डिस्काउंट धमाका ऑफर के तहत 349 रुपीज़ में ये सैंपल पेपर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट के 45 सैंपल पेपर देखने को मिलेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। तो आज ही इन सैंपल पेपर्स को लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके, और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए बच्चों, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है भैया, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसको, पेपर में कई बार आ रखा है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है, कथन के आधार पर पारो की मनोदशा का वर्णन कीजिए। ठीक है, दूसरा दास ये जो चैप्टर है इसके अंदर से क्वेश्चन है हमारा कि भैया जो मनोकामना की गांठ होती है ना, वो अद्भुत अनूठी होती है, इधर बांधो उधर लग जाती है। ठीक है, तो पारो की मनोदशा क्या थी? तो यहाँ पर आंसर आप इस प्रकार से लिखेंगे कि पारो भी संभव से प्रेम करने लगी थी, प्यार करने लगी थी। हर की पौड़ी पर लड़के के साथ छोटी सी मुलाकात ने पारो को विचलित कर दिया। वह मन ही मन जो है उससे प्रेम करने लगी थी। ठीक है, वह दोबारा उससे मिलना चाहती थी। उसने भी कुछ ऐसी ही मनोकामना की पूर्ति के लिए धागा बांधा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मनसा देवी से मांगी गई मुराद जो है इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। वह संभव से मिलने के बाद प्रसन्न थी। वह हैरान भी थी कि उसकी इच्छा इतनी जल्दी पूरी कैसे हो गई। ठीक है, तो हरिद्वार में हर की पौड़ी एक जगह है। ठीक है, तो वहाँ पर जो इनकी छोटी सी एक मुलाकात थी, इस तरह से है ना, वहाँ हरिद्वार में जो मुलाकात हुई इनकी, तो ये छोटी सी मुलाकात के अंदर ही एक तरह से इनको प्यार हो गया एक दूसरे से। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पारो थी वो संभव से मन जो है प्रेम करने लग गई थी, और हर की पौड़ी पर लड़के के साथ छोटी सी मुलाकात ने पारो को विचलित कर दिया। वह मन ही मन उससे प्रेम करने लग गई थी और वो उससे दोबारा मिलना चाहती थी। छोटी सी अभी मुलाकात हुई थी और उसके मन में एक लालसा थी कि यार दोबारा मिलूं। ठीक है, फिर मनसा देवी वहाँ पर एक मंदिर है, वहाँ पर जाकर के उसने मन्नत मांगी कि हाँ इस तरह से करके मैं दोबारा मिलना चाहती हूँ। धागा बांधा। ठीक है, वहाँ पर धागा बांधा जाता है, मैं भी गया हुआ वहाँ पर। ठीक है, और उसे उम्मीद नहीं थी कि मनसा देवी जी जो है उनकी जो मांग है, उनकी मुराद है, इतनी जल्दी पूरी कर देगी, और वो तुरंत मिल जाती है उनसे थोड़े टाइम बाद। और क्या होता है, वो हैरान हो जाती है कि इतनी जल्दी मेरी मुराद कैसे पूरी हो गई। तो इसीलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन इस तरह से बनाया गया है कि मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। ओके, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण भैया, जिसको आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छा भी है ये चैप्टर। अगर आप पढ़ेंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। जब हमारे टाइम पे टीचर पढ़ा रहे थे तो भाई सब हंस रहे थे क्लास के अंदर, मन ही मन। जैसे यहाँ पर मन ही मन पारो संभव से प्रेम करने लग गई थी ना, हमारी क्लास में मन ही मन सब हंसी जा रहे थे वहाँ उस टाइम पे। 2019 में मैंने अपना बोर्ड एग्ज़ाम पास किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संवदिया वाला। तीसरा क्वेश्चन कि संवदिया की क्या विशेषताएं हैं और गांव वाले के मन में संवदिया की क्या अवधारणा है। तो देखिए, संवदिया वातावरण सूंघ करके ही संवाद का अनुभव लगा लेता है। संवदिया कौन होता है? संवदिया वो होता है जो आपका मैसेज लेकर के दूसरी जगह जाता है, वो संवदिया होता है। ठीक है, और ये जो संवदिया होता है ये वातावरण को सूंघ करके ही संवाद का अनुमान लगा लेता है। मान लीजिए किसी घर में गया, वहाँ पर सब जो है चुपचाप यहाँ पर खड़े हैं और जो है सो कि मातम का माहौल है, तो समझ जाएगा संवदिया कि अच्छा कुछ यहाँ पर अनहोनी हुई है। मान लीजिए किसी घर में गया, सारे उछल कूद रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, तो संवदिया समझ जाएगा कि अच्छा कुछ तो अच्छी बात है यहाँ पर। तो इस तरह से वातावरण को सूंघ करके ही संवाद का अनुमान लगा लेता है। वह बहुत भावुक है, वह एक संवेदनशील और समझदार इंसान है, वह ईमानदार और दूसरों का मददगार है, वह चतुर है। गाँव वालों के मन में संवदिया की यह अवधारणा है कि वह निठल्ला है। अब एक्चुअली में है तो वह ऐसा ऊपर जो बताया, ईमानदार, भावुक, ठीक है, मददगार, चतुर है वो, लेकिन गांव वालों के मन में संवदिया को लेकर के कुछ इस तरह से अवधारणा है कि वो निठल्ला है, कामचोर है, पेटू आदमी है, संवदिया का ही कार्य करता है। यानी कि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं ना कि निठल्ला होता है, उनको कोई काम धंधा नहीं होता है, पेटू आदमी होते हैं, ठीक है, यही व्यक्ति केवल संवदिया का काम कर सकते हैं, जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता, बिना मजदूरी के ही जो संवाद पहुंचाता है, वह औरतों का गुलाम होता है, तो यही व्यक्ति संवदिया होता है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। ओके, चौथा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है हमसे
कि देवसेना की हार व निराशा के क्या कारण थे। ठीक है, तो देखिए जो देवसेना है वो मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन होती है। ठीक है, और हूने लोगों का आक्रमण जो होता है, हूनो लोगों का आक्रमण, उसमें उनका सारा परिवार जो है वो नष्ट हो जाता है। तो ये जो परिवार उनका नष्ट हो जाता है, एक तो ये भी कारण था जिस कारण से वो बहुत ज़्यादा निराश थी। ठीक है, और दूसरा एक कारण था कि भैया स्कंदगुप्त जो होता है उससे वो प्रेम करने लग जाती है, प्यार करने लग जाती है। ठीक है, लेकिन भैया स्कंदगुप्त जो होता है वो मालवा के धन कुबेर की कन्या जो है विजया को चाहता है। अब ये देवसेना जी इनको चाहती है स्कंदगुप्त जी को, और स्कंदगुप्त जी जो है वो यहाँ पर विजया को चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए उसे प्रेम में निराशा ही मिलती है। अब यहाँ पर एक तो उनका सारा परिवार जो है हूनों के आक्रमण के कारण वो नष्ट हो जाता है, दूसरा वो जिनसे प्यार करती है वो भी उनसे प्यार नहीं करते, वो किसी और से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। ठीक है, तो प्रेम में भी उनको निराशा ही प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन जीवन के अंतिम क्षणों में स्कंदगुप्त जो होते हैं उससे प्रणय निवेदन करता है, तो देवसेना उसे स्वीकार नहीं करती। लास्ट टाइम पे जो स्कंदगुप्त होता है वो उनसे रिक्वेस्ट करता है, लेकिन जो देवसेना होती है वो उसको रिजेक्ट कर लेती है, मतलब कर देती है उस रिक्वेस्ट को जो स्कंदगुप्त द्वारा किया जाता है। उसने अपने आप को कमज़ोर जानते हुए भी मुसीबतों और कठिनाइयों का डटकर सामना किया, परंतु वह हार गई। इस प्रकार प्रेम में मिली असफलता और जीवन में मिली पीड़ाओं के कारण देवसेना हार जाती है। यही उसकी निराशा का भी कारण है। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है हमसे कि बालक के द्वारा इनाम के अंदर लड्डू मांगने पर जो लेखक होता है उसने सुख की सांस क्यों ली। तो जब बालक ने इनाम में लड्डू मांगा तो लेखक ने सुख की सांस इसीलिए ली क्योंकि बालक के जो पिता है और उनके शिक्षक है उन्होंने बालक की स्वाभाविक प्रवृत्ति का गला घोटने में कोई कसर नहीं छोड़ी होती है। लेकिन जो लेखक होता है वो बैठे बैठे उस बालक के प्रश्नों को सुन रहा था और सोच रहा था कि क्या किसी बालक को जिसकी अभी खेलने खाने की उम्र है उस पर शिक्षा का इस प्रकार का दबाव उचित है। जब बालक ने लड्डू मांगा तो लेखक को लगा कि अभी भी इस बालक का बचपन मरा नहीं है, अभी भी इसको जो है सो कि इस दबाव से उबारा जा सकता है। यही कारण है कि लेखक के द्वारा सुख की सांस ली गई। उसको लग गया कि भैया अभी भी जो इसका बचपना है वो मरा नहीं है। बेशक इनके पिताजी, इनके टीचर जो है, अध्यापक जो है, शिक्षक इतना ज़्यादा पढ़ाई का बर्डन डाल रहे हैं और जो एक बचपना होना चाहिए उसका गला घोट रहे हैं। ठीक है, ये सब देख रहा था लेखक, लेकिन फिर भी जब इनाम में यहाँ पर लड्डू मांगा गया बालक के द्वारा तो लेखक जो है वो सुख की सांस भरता है, वो सोचता है कि अभी भी इसका बचपन मरा नहीं है। ठीक है, इस तरह से करके तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर छठा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, चार हाथ कहानी का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। प्रतिपाद्य मतलब उसके बारे में आपको पूरा बताना है। तो चार हाथ कथा जो है वो पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। पूंजीवादी जो होते हैं वो भांति भांति के उपाय कर मजदूरों को पंगु बनाने के नए नए तरीके ढूंढते हैं और अंततः उसकी अस्मिता को ही समाप्त कर देते हैं। ठीक है, जो पूंजीवादी आदमी होते हैं, पैसा वाला आदमी होता है, वो नए नए तरीके ढूंढते हैं जिससे कि जो मजदूर वर्ग है उसका पूरा शोषण किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैसा कमाया जा सके। मजदूर विरोध करने की स्थिति में नहीं है, वे तो मिल के जो है कि कल पुर्जे बन गए हैं और लाचारी में आधी मजदूरी पर भी काम करने को विवश है। मजदूरों की यह लाचारी शोषण पर आधारित व्यवस्था का पर्दाफाश करती है। मजदूर जो इतने ज़्यादा लाचार है, ठीक है, आधी मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार है। तो ये जो चार हाथ कहानी है इसके अंदर इन्हीं चीज़ों का जिक्र हमें देखने को मिलता है बच्चों। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सातवां क्वेश्चन क्या है कि शेर लघु कथा में लेखक ने शेर के मुंह में छोटे छोटे जानवरों को घुसते चले जाने का वर्णन क्यों किया है। जो शेर होता है बच्चों उसके मुंह में छोटे 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 जो जानवर होते हैं वो घुसते चले जाते हैं, तो ऐसा वर्णन जो है वो लेखक ने क्यों किया है। तो आंसर इस तरह से रहेगा, जैसा ही व्यवस्था के खिलाफ उंगली उठती है, ठीक है, सत्ता उसे कुचलने का प्रयास करती है। जैसे ही जो व्यवस्था होती है उसके खिलाफ जब उंगली उठाई जाती है तो जो सत्ता होती है वो उसे कुचलने का प्रयास करती है। सत्ता में बैठे लोग जनता को विभिन्न प्रलोभन देकर के उसे अपनी ओर मिलाने का प्रयास करते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि वह केवल अपना उल्लू सीधा कर रहे होते हैं। शेर द्वारा दिए गए प्रलोभन में से गधा, लोमड़ी, उल्लू और कुत्तों का समूह बिना कुछ सोचे विचारे उसके मुँह में जा रहे हैं। ये है आपका शेर लघु
कथा के अंदर जो लेखक ने शेर के मुंह में जो छोटे छोटे जानवर जा रहे हैं उसको घुसते चले जाने का वर्णन इस तरह से किया है। कहने का मतलब ये है कि आप पॉलिटिशियंस को ले लीजिए ना, जो नेता लोग होते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि आते हैं, ठीक है, बोलते हैं अरे हाँ आपके यहाँ पे पानी की समस्या है, आपको ये समस्या है, वो सब ठीक कर देंगे, आप हमें वोट दीजिए, ये करिए, ठीक है। तो पहले तो वो अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, और जब उनका उल्लू सीधा हो जाता है वो इलेक्शन जीत जाते हैं इस तरह से, तो फिर भैया वो अपनी मनमानी करने लग जाते हैं, और जो छोटे छोटे जो व्यक्ति होते हैं वो उन्हीं की बात मानने लग जाते हैं, वो करेंगे भी तो करे क्या, है ना, इस तरह से। तो ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बता दिया। बाकी ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसका आपको उत्तर कुछ इस प्रकार से लिखना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि कार्नेलिया के गीत कविता में वर्णित भारत के प्राकृतिक सौंदर्य को अपने शब्दों में आपको व्यक्त करना है, लिखना है, ठीक है। तो कार्नेलिया का जो गीत कविता है इसके अंदर भारत के प्राकृतिक सौंदर्य को कुछ इस प्रकार से बताया गया है, जैसे कि लालिमा युक्त प्यारा सूर्योदय देखने को मिलता है, चारों ओर हरियाली है, नीले आसमान में उड़ते पंछी देखने को मिलते हैं, नीला समुंदर, उसकी लहरें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं बच्चों। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन इस तरह से हमारा कि यूरोप और भारत की पर्यावरणीय संबंधी चिंताएं जो है किस प्रकार से भिन्न है। तो देखिए यूरोप और भारत की जो पर्यावरण से संबंधित चिंताएं हैं वो इस प्रकार से भिन्न है कि यूरोप में वातावरण का प्रश्न मनुष्य और भूगोल के बीच संतुलन बनाए रखने का है, जबकि भारत में यही प्रश्न मनुष्य और उसकी संस्कृति के बीच पारंपरिक संबंध बनाए रखने का हो जाता है। दोनों देशों की पर्यावरणीय संबंधी चिंताओं में अंतर है, ठीक है। अब देखिए यूरोप में क्या है भैया, पर्यावरण का प्रश्न इससे होता है कि मनुष्य और भूगोल के बीच में, ठीक है, ये संतुलन बनाए रखना है। और भारत में क्या है भैया कि मनुष्य और उसकी संस्कृति के बीच में ये जो पारंपरिक संबंध है उसको बनाए रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से यूरोप और भारत की जो पर्यावरणीय संबंधी चिंताएं हैं वो अलग है। ओके, देखिए इतने शॉर्ट टाइम में ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाया जा सकता है, लेकिन जितना हो पा रहा है मैं आपको बेस्ट से बेस्ट समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ओके बच्चों, चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर बच्चों क्या पूछ रहा है हमसे कि बनारस में वसंत का आगमन कैसे होता है और उसका क्या प्रभाव इस शहर पर पड़ता है, ठीक है। बसंत जो आपका ये ऋतु है इसका आगमन यानी बसंत कैसे आता है, और साथ ही साथ यहाँ पर इसका इस शहर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट क्या पड़ता है, वो आपको बताना है। तो देखिए कवि के अनुसार अचानक बनारस में वसंत का आगमन होता है। वसंत जो आता है बनारस के अंदर वो अचानक आ जाता है। जब वसंत आता है तो लहरतारा या मधुवाहिक नामक मोहल्ले की तरफ धूल की आंधी चलती है, जिससे चारों ओर धूल छा जाता है और लोगों के मुंह में धूल होने के कारण जो है किरकिराहट उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे धूल की आंधी जो चलती है वहाँ पर अगर आप चलेंगे तो आपके मुंह में भी धूल धूल छा जाएगा। तो अगर आप ऐसे दांत को ऐसे करेंगे ना, या जीभ में से टंग में से जीभ जो टच होगा तो आपको किरकिराहट सा लगेगा। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसा उत्पन्न होने लग जाती है। प्रायः बसंत में फूलों की बहार छा जाती है तथा सुगंधों से सारे वातावरण अति मनमोहक लगने लगता है। नए पत्ते तथा कोपले निकलने लग जाते हैं, ठीक है। परंतु इस वसंत में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल अलग तरह का वसंत आता है जो धूल से भरा हुआ होता है। यहाँ पर बिल्कुल अलग तरह का होता है। वसंत में क्या होता है, पेड़ पौधे खिलने लग जाते हैं इस तरह से, लेकिन यहाँ बिल्कुल ही उल्टा है, ठीक है। यहाँ केवल धूल भरा हुआ होता है। भिखारी के कटोरे के मध्य वसंत उतरा दिखाई देता है। गंगा के घाट जो है लोगों से भर जाते हैं। यहाँ तक इस मौसम में बंदरों की आंखों में नमी तक दिखाई देती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं बच्चों। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूँगा, कई बारी पेपर में आ रखा है, ठीक है। यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है कि मैं जानऊँ निजनाथ स्वभाव में राम के चरित्र की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। तो आंसर इस तरह से रहेगा आपका कि मैं जानऊँ निजनाथ स्वभाव, ठीक है, यानी कि मैं अपने भाई को जानता हूँ। उनके माध्यम से भरत जी कहते हैं कि अपने स्वामी अर्थात भाई का राम का स्वभाव अच्छी तरह से वो जानते हैं। भरत जी जो है हमारे, वो राम जी का स्वभाव बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं जानऊँ निजनाथ स्वभाव, यानी कि मैं अपने भ्राता श्री का, अपने भाई का जो स्वभाव है बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। वे बेहद ही कोमल है,
स्नेह है, और यहाँ पर सरल हृदय वाले हैं, ठीक है, बहुत कोमल है वो बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, स्नेह से भरे हुए हैं, ठीक है, सरल हृदय, उनका सिंपल एकदम हार्ट है ना। उन्हें तो अपराधियों पर भी क्रोध नहीं आता। जो राम जी है उनको तो अपराधियों पर भी बिल्कुल क्रोध नहीं आता। कौन कह रहा है यहाँ पर? भरत जी कह रहे हैं। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है, ठीक है, भरत जी के ऊपर राम जी की विशेष कृपा है और प्यार है, स्नेह है। उन्होंने कभी भी बदले की भावना से काम नहीं किया। वे स्वयं कष्ट सहन कर लेते थे, परंतु उन्होंने कभी दूसरों को कष्ट नहीं दिया। वे खेल में भी अपनी अप्रसन्नता जो है सो कि नहीं दिखाते थे, या कह लीजिए अप्रसन्न नहीं होते थे करके, है ना। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं जब ये क्वेश्चन आए कि मैं जानूं निजनाथ स्वभाव में राम के किन चरित्रों का यहाँ पर वर्णन किया गया है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर भरत जी जो है राम जी के बारे में बताते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर 12वां क्वेश्चन क्या है? दूसरा देवदास अध्याय के आधार पर पारो की मनोदशा का वर्णन करना है। अब जो पारो थी जो कि संभव से प्यार करने लग गई थी, तो उसकी क्या मनोदशा थी वो आपको बताना है। मनोदशा मतलब मन में क्या चल रहा होता है, इस तरह से यहाँ पर, है ना। तो पारो की मनोदशा के बारे में बात करें तो पारो की मनोदशा भी संभव से भिन्न न थी। वह स्वयं भी उसके आकर्षण में बंध चुकी थी। युवा मन का निश्चल प्रेम केवल एक झलक देखने के लिए व्याकुल था, ठीक है। जो पारो थी वो भी कहीं ना कहीं उससे अट्रैक्ट हो चुकी थी संभव से, और जो उसका युवा मन था, जो कह लीजिए एक जवान लड़की का मन होता है, वैसा था उसका कि वो भी कहीं ना कहीं उसका एक झलक देखने के लिए बहुत ज़्यादा व्याकुल थी। मनसा देवी पर लगी मनोकामना की गांठ का परिणाम संभव से मिलने के रूप में आया तो वह आश्चर्य जो है सो कि मिश्रित सुख में डूब गई। यानी कि जो मनसा देवी पर उसने मनोकामना की गांठ बांधी थी, यहाँ मनसा देवी जी मुझे मिलना है, इस तरह से करके, तो जब वो मिल गई उससे, है ना, तो बिल्कुल एक तरह से ना आश्चर्य मिश्रित सुख में वो डूब गई कि अरे कैसे हो गया ये, ठीक है। उसको अच्छा भी लग रहा है और आश्चर्य भी आ रहा है। सफ़ेद साड़ी में उसका चेहरा लाज से गुलाबी हो रहा था। अब सफ़ेद साड़ी में थी लेकिन उसका जो चेहरा था लाज के कारण, लाज लगने के कारण गुलाबी होता जा रहा था, क्योंकि उससे भी इस बात की प्रतीक्षा थी। उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया और मन ही मन एक और चुनरी चढ़ाने का संकल्प लिया। उसने क्या किया भैया? मन ही मन एक और चुनरी चढ़ाने का संकल्प ले लिया और ईश्वर जी को धन्यवाद दिया कि चलो ईश्वर जी आपने हमें मिला दिया। मनोकामना पूरी होने से देवी पर आस्था और संभव के प्रति प्रेम और अधिक दृढ़ और स्थायी हो गया। मनोकामना जब पूरी हुई तो मनसा देवी पर जो आस्था है वो और ज़्यादा मजबूत हो गया, और संभव के प्रति जो प्रेम है वो और ज़्यादा दृढ़ हो गया, इस तरह से, ठीक है, स्थायी हो गया। तो ये आप लिख सकते हैं। ये था भैया पारो की मनोदशा। ओके, दूसरा देवदास अध्याय के आधार पर। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि वियोगावस्था में सुख देने वाली वस्तुएं भी दुख देने लगती हैं। गीतावली से संकलित पदों के आधार पर सिद्ध कीजिए। देखिए जो वियोगावस्था होती है उसके अंदर जो सुख देने वाली चीज़ें होती है ना, वो भी दुख देने लगती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, आंसर अभी बताऊँगा मैं आपको, पहले एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब लगने से पहले की बता रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब जब नहीं लगी होती है तो आपके मम्मी पापा ने आपको जो है एक मोबाइल गिफ्ट किया हो या फिर समथिंग कुछ गिफ्ट किया हो, ठीक है, जिसे आप जब देखते हो तो आपको मोटिवेशन सा लगता होगा, है ना, कि यार ये मेरे मम्मी पापा ने मुझे गिफ्ट किया है, इस तरह से। अब आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, आपको जाना पड़ा भैया तमिलनाडु, इस तरह से करके। तो दिल्ली से तमिलनाडु में जाना पड़ा, यहाँ पर आप रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, आपके माता पिता दिल्ली में रहते हैं। तो जब आप वो चीज़ को देखेंगे तमिलनाडु में रहते हुए, गवर्नमेंट जॉब करते हुए, जो आपके मम्मी पापा ने आपको गिफ्ट दिया होगा, तो आपको ना दुख सा लगेगा, ऐसा लगेगा कि ये क्या है, मैं हर बार देखता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं दुख का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपको अपने मम्मी पापा की याद दिलाएगा। समझ रहे हैं? तो उसी प्रकार से यहाँ पर है, मैं तो ये एग्जाम्पल के लिए आपको बताया। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब वियोगावस्था में सुख देने वाली वस्तुएं भी दुख देने लगती है। गीतावली के हिसाब से आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, सुख काल में सुखदायित्व प्रतीक होने वाली वस्तुएं भी वियोगावस्था में दुख का कारण बन जाती है। इसका कारण यह है कि हम उन चीज़ों को देखकर उनसे जुड़ी सुखद स्मृतियों में खो जाते हैं। जब वो चीज़ आप देखेंगे तो उससे रिलेटेड जो गुड मेमोरीज है, अच्छी मेमोरी है, आपकी अच्छी यादें हैं, उसके अंदर आप खो जाएंगे।
उनसे जुड़े व्यक्तियों का स्मरण हो जाता है। अब उस चीज़ से जुड़े हुए जो व्यक्ति है जिन्होंने वो चीज़ आपको दिया होगा, ठीक है, या जिसको लेकर के आप उस चीज़ को याद कर रहे हैं ना, तो उसको में आप खो जाएंगे पूरा, उसका आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति से जुड़ा हुआ ये चीज़ है। जैसे मान लीजिए आप तमिलनाडु में हैं, आपने वो गिफ्ट देखा तो आपको अपने मम्मी पापा की याद आ गई, है ना। यह बात श्रृंगार तथा वात्सल्य दोनों अवस्थाओं में उत्पन्न होती है। माता कौशल्या भी अपने पुत्र राम से संबंधित वस्तुओं को देखकर जो सो कि वल हो जाती है। वह राम के शीघ्र लौटने की कामना करने लगती है, ठीक है। माता कौशल्या जो होती है तो वो राम जी से संबंधित वस्तुओं को देख करके काफ़ी भावुक हो जाती है और राम जी के जल्दी ही लौटने आने की, मतलब लौट आकर के घर आने की कामना करने लग जाती है। आपको पता है राम जी 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे, है ना। तो जो कौशल्या जी होती हैं माता श्री, वो राम से जुड़ी हुई चीज़ों को देखती हैं और काफ़ी भावुक हो जाती हैं। वो चाहती हैं कि राम जी जल्दी ही घर लौट आए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि वियोगावस्था में सुख देने वाली चीज़ें भी या वस्तुएं भी दुख देने लगती हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा 14वां क्वेश्चन है कि 12 मासा का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो आप आंसर इस प्रकार से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बारी, ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा आप बस इसको देख लीजिए एक बारी, ठीक है। कुछ हद तक आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूरा पढ़ लीजिए इसको, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे कि दूसरा देवदास शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये जो आपका चैप्टर है दूसरा देवदास, ठीक है, ये जो शीर्षक रखा गया है, टाइटल रखा गया है, इसकी क्या सार्थकता है वो आपको बतानी है। तो जो लेखिका है उन्होंने कहानी का शीर्षक दूसरा देवदास सोच समझ करके रखा है। क्यों? क्योंकि जो कहानी है उसके मूल तथ्य को यह स्पष्ट करने में समर्थ है। जो कहानी का एकदम कह लीजिए कोर है ना, उसको बहुत अच्छी तरीके से ये टाइटल डिफाइन करता है, ठीक है। शरत चंद्र की रचना देवदास में नायक देवदास पारों पर अपना प्रेम लुटाता है। शरत चंद्र जी का जो रचना है देवदास, ठीक है, उसमें जो नायक होता है, हीरो होता है देवदास, वो अपना जो प्रेम है वो पारों के ऊपर लुटाता है। अंत तक यह प्रेम एक निश्चल रूप में जीवित रहता है। उसी प्रकार संभव भी पारो को प्राप्त करने के लिए बेचैन है। देवदास और पारो निश्चल प्रेम के प्रतीक है, इसीलिए संभव के लिए लेखिका ने दूसरा देवदास शीर्षक रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं और ये क्वेश्चन बोल दिया मैंने, क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। इसी प्रकार की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं हमारे चैनल पे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा बच्चों, ओके। चलिए 16वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकीकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर होता है। अगर कोई व्यक्ति प्रकृति के कारण विस्थापित होता है, मान लीजिए कि एक जगह पे वो रहता है, वहाँ बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, तो वो दूसरी जगह पे चला जाएगा और जब वो चीज़ नॉर्मल हो जाएगा तो वो वापस आ जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति औद्योगिकीकरण के कारण एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो फिर वो जल्दी वापस नहीं आता है या फिर लौट करके ही नहीं आ पाते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक गाँव में आदमी रहता है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, वो परमानेंटली शिफ्ट हो जाता है शहर के अंदर, फिर वो गांव कभी आएगा ही नहीं, ऐसा भी देखने को मिला है, ठीक है। तो यही यहाँ पर अंतर होता है, बाकी आप यहाँ पर लिखा हुआ भी देख सकते हैं बच्चों, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 17वां क्वेश्चन क्या है कि भरत राम का प्रेम का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर इस तरह से आंसर आप लिखेंगे, भरत राम का प्रेम कविता रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गई है, जिसमें राम वन गमन के पश्चात भरत की व्याकुल मनोदशा एवं आत्म परिताप का वर्णन किया गया है। भरत भावुक हृदय से बताते हैं कि राम का उनके प्रति अत्यधिक प्रेम भाव है। वे कहते हैं कि विधाता इस प्रेम भाव को सहन नहीं कर सका और माता के रूप में उसने व्यवधान उपस्थित कर दिया। राम के वन गमन से माताएं और अयोध्या के सभी जो नगरवासी है अत्यंत दुखी है। भरत इस सारे दुख का दोष अपने भाग्य को ही देते हैं। तो इस प्रकार से आप भरत राम का जो ये प्रतिपाद्य है उसको स्पष्ट कर सकते हैं, ओके। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का कि संभव की मन स्थिति जो लड़की से मिलने के पश्चात थी उसका वर्णन करना है आपको। संभव के मन में क्या स्थिति चल रही थी, अभी हमने पारो के बारे में यहाँ पर पढ़ा समझा, अब संभव के बारे में जो लड़का था उसके मन में क्या चल रहा था। तो देखिए संभव की मनोस्थिति की बात करें, नहीं लड़की से मिलने के पश्चात उसके मन में क्या चल रहा था, तो उस छोटी सी मुलाकात ने संभव के मन में कल्पना और सपनों के पंख लगा दिए। वो जो छोटी सी एक मुलाकात हुई उसने
उसने क्या किया, संभव के मन में जो कह लीजिए कल्पनाओं के और सपनों के पंख लगा दिए। उसके अंदर पुनः मिलने की बेचैनी पैदा हो गई। यह एक ऐसी निराली अनुभूति थी जो बेचैनी के साथ सुख भी प्रदान कर रही थी। एक बहुत बेचैनी सी हो रही थी कि यार काश मैं उस लड़की से दोबारा मिल पाता, ठीक है। और ये जो बेचैनी हो रही थी वो कहीं ना कहीं उसे सुख भी प्रदान कर रही थी। वह मन ही मन उसके रूप को याद कर उसके बातचीत के बारे में सोचने लगा, ठीक है। वो जब किसी से प्यार हो जाता है तो इसी तरह से होता है, ऐसा देखा गया है फिल्मों के अंदर, मैंने देखा है भैया, तो वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो वो मन ही मन जो है उसके बारे में सोचने लगा इस तरह से, है ना। ऐसा आकर्षण उसे प्रथम बार महसूस हुआ था, ऐसा अट्रैक्शन उसको फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस मतलब उसको करने को मिला था। लड़की का आंख मूंदकर अर्चना करना, यानी आंख मूंद करके अर्चना करना, माथे पर भीगे बालों की लट, कुर्ते को छूता गुलाबी आंचल और उसका सौम्य स्वर, संभव सारी रात इन्हीं ख्यालों में खोया रहा। अब देखिए इस लौंडे को हो गया था भैया प्यार उस लड़की से, ठीक है। अब जब इसको उससे लव हो गया, प्यार हो गया, तो सारी रात जो है उसकी अलग अलग चीज़ों को सोचता रहा मन में कि उसकी ऐसी चीज़ है, ये है, ठीक है, उसका गुलाबी आंचल है ना, ये भीगे बाल वाले लट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सोचता रहा, इन्हीं ख्यालों में खोया रहा वो। और यकायक उसे बिंदिया और श्रृंगार के अन्य साधन भाने लगे और यहाँ पर मांग में तारे भरने जैसे गीत अच्छे लगने लगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि संभव जो है उसके मन की स्थिति थी लड़की से मिलने के पश्चात। ओके, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए लाइक। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।